नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ हिंदी साहित्य के प्रश्न देखेंगे और कुछ एनसीईआरटी के। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, देश विभाजन को लेके लिखा गया उपन्यास कौन सा है। मतलब ऐसा उपन्यास कौन सा है जिसमें देश विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा झूठा सच, जो कि जशपाल का उपन्यास है। ठीक है, किसका है? जशपाल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक यात्रा वृतांत है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चीड़ों पर चांदनी। एक यात्रा वृतांत है किसका है? निर्मल वर्मा का है। ठीक है, निर्मल वर्मा का है और 1964 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो आपने इनका क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले परीक्षा गुरु। ये है किसका? लाला श्रीनिवास का है और 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद आ जाता है कंकाल। कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, फिर आ जाएगा शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी आपको पता है अज्ञेय का है, जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का 1952 में। तो यहाँ पर परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा, तो ये क्रम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा युग्म संगत है? संगत पूछा है, मतलब एक संगत है, तीन असंगत हैं। साहित्य लहरी पद्माकर की नहीं है, सूरदास की है। ठीक है, लोकायतन पंत का है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत का है। ठीक है, नागार्जुन का नहीं है। वैराग्य संदीपनी ये तुलसीदास का ही है। तो यहाँ पर केवल यही एक सुमेलित है, तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर क्या अनुक्रम हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा नाटक? आषाढ़ का एक दिन, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस ये 1963 में। ठीक है, उसके बाद आधे अधूरे, फिर क्या कौन सा आ जाएगा? आधे अधूरे, फिर पैर तले जमीन, जो कि एक अधूरा नाटक है। तो ये सारे नाटक है किसके? ये है मोहन राकेश के। किसके नाटक हैं? मोहन राकेश के। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और पैरों तले जमीन, ये इसका सन नहीं मुझे ध्यान में। ठीक है, और ये अधूरा नाटक था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन। अंधा युग किसकी रचना है? सबको पता है किसकी है? धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टशाप का कवि है? तो आपको ध्यान है कि अष्टशाप के कवि में किसका नाम आता है? सूरदास जी का नाम आता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भारतेंदु ने अपने कौन से नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो कौन से नाटक को कहा है? भारत दुर्दशा। कौन सा नाटक है जिसको भारतेंदु जी ने कहा है नाटक को नाट्य रासक और लास्य रूपक? भारत दुर्दशा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? तो जातिवाद की समस्या को उठाया गया है कोर्ट मार्शल में। किसमें? कोर्ट मार्शल में। अगला हमारा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर सही क्रम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो प्रेम पथिक का जो समय था 1914। ठीक है, 1914। उसके बाद है झरना 1918।
ठीक है। झरना 1918, पहले प्रेम पथिक, फिर झरना, फिर आंसू 1925, उसके बाद लहर 1933। तो ये क्रम देख लेना है, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। तो इनका कालक्रम सही इस तरीके से हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा प्रकाशित हुआ था? मैलांचल 1954 में, परती परिकथा 1957 में, दीर्घ तपा 1963 में और जुलूस 1965 में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 1 इंच मुस्कान किसका उपन्यास है? 1 इंच मुस्कान किसका उपन्यास है? तो ये राजेंद्र यादव का हो जाएगा। किसका? राजेंद्र यादव का। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्व कोश माना है। किस कवि की रचना है? सुख सागर तरंग किसकी रचना है? तो ये कवि देव की रचना है। ठीक है। कवि भिखारी दास का रचना काल कब से कब तक था? तो कवि भिखारी दास का जो रचना काल था वो था 1728 से 1750 तक। ठीक है। अगर भूषण का पूछा जाए तो 1613 से 1715 तक। ठीक है। देव का 1673 से 1767 तक। उसके बाद आ जाता है चिंतामणि का, तो 1609 से 1685 तक। तो ये चारों ही आपने देख लेने हैं किसका जीवन काल क्या रहेगा। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई का छंद कौन सा है? तो बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना दोहा छंद में की है। किसमें? दोहा छंद में की है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कमेंट में आपने बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है। तो जो चिंतामणि है रीतिबद्ध है, मतीराम भी रीतिबद्ध है। ठीक है। देव भी रीतिबद्ध कवि की श्रेणी में आता है। इसके अलावा भूषण हो जाएगा, भिखारी दास हो जाएगा, पद्माकर, रसलीन, ये सारे रीतिबद्ध हैं। बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि है, तो बिहारी लाल रीति सिद्ध है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त की श्रेणी में नहीं आता? तो रीति मुक्त की बात करें तो आलम, घनानंद, बोद्दा एक ठाकुर का नाम और इसमें ले लीजिए, ये सारे रीति मुक्त हैं। लेकिन भूषण हमने देख लिया कि ये एक रीतिबद्ध कवि है, तो यहाँ पर भूषण हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक? तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयनी विजय वैजयंती नामक रचना किसकी है? तो ये किसकी हो जाएगी? भारतेंदु जी की हो जाएगी ये रचना, विजयनी विजय वैजयंती। और ये कब लिखी थी? ये मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई रचना है। ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर श्रीधर पाठक हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य मानने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। ठीक है। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना किसकी है? फूल नहीं रंग बोलते हैं यह रचना केदारनाथ अग्रवाल की हो जाएगी। 1965 प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है। बालेंदु उपनाम से कविता कौन करता था? बालेंदु उपनाम से कविता कौन करता था? तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। बालेंदु उपनाम से केदारनाथ अग्रवाल कविता करते थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, बरवै छंद में रचित खंड काव्य भस्मांकुर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर नागार्जुन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के किसकी कविता है?
तो ये किसकी है? शिवमंगल सुमन की। किसकी है? शिवमंगल सुमन की ये कविता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र क्या है? तो कुरुक्षेत्र को एक प्रबंध काव्य कहा जाता है। क्या है? एक प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुंवर नारायण किस सप्तक से संबंधित हैं? कुंवर नारायण तीसरे सप्तक से संबंधित हैं। तीसरा सप्तक। ठीक है। इसका समय आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है। मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ किसका कथन है? मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, ये शमशेर बहादुर सिंह जी ने कहा है। किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह जी ने। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कनुप्रिया इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती। ठीक है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की ही है। अकाल में सारस केदारनाथ अग्रवाल की है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की है। अमन का राग रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। तो ये किसकी है? ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है और एक लंबी कविता है। ठीक है। अमन का राग। कालजी काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कालजयी एक खंड काव्य है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोर का बाबरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, ये पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर अगे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में परदेसी तथा अनुराग नाम से कविता कौन करता था? प्रारंभ में परदेसी तथा अनुराग नाम से कविता करता था दुष्यंत। ठीक है। कौन करता था? दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी गज़ल सम्राट कौन कहलाता है? तो हिंदी गज़ल सम्राट भी कहलाता है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार ही हिंदी गज़ल सम्राट कहलाते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, एक श्रावणी दोपहर की धूप के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी हमारी अब की क्लास, मतलब आज की क्लास नहीं कहेंगे क्योंकि इसके बाद एक क्लास आपको और मिलेगी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।